प्यारे बच्चों, आपका इस माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल शुक्ला, सहायक अध्यापक, हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ से हूं। मैं इससे पहले आपके समक्ष त्रिभुज भाग 3 जो है पढ़ा चुका हूं, जिसमें आपने समरूपता की कसौटियां पढ़ी थी। कौन कौन सी 3 कसौटी थी मैं ध्यान दिलाता हूं। एक तो ए समरूपता कसौटी, यानी एक त्रिभुज के 3 कोण अगर दूसरे त्रिभुज के 3 कोणों के बराबर हो जाएं तो 2 त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। दूसरी समरूपता कसौटी हमने पढ़ी थी एस, यानी कि अगर एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के साथ अगर हम अनुपात निकालें और वो एक जैसा आ जाए तब भी 2 त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और तीसरी कसौटी हमने ये पढ़ी थी कि अगर 2 त्रिभुज के एक कोण बराबर हो जाएं और उस कोण को बनाने वाली भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएं, यानी कि उन भुजाओं में जब हम अनुपात निकालें तो एक जैसा अनुपात आए तब भी त्रिभुज क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो इसके पश्चात हमने भाग 1 में कुछ प्रश्न भी हल करे थे, लेकिन इन कसौटियों को लगाने में आप पारंगत हो जाएं, इसलिए इस भाग में मैं कुछ और प्रश्नों के साथ आपको जो है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जिससे कि आप और पारंगत हो जाएं इस टॉपिक में। तो पहले आज चर्चा के क्या बिंदु हैं जान लेते हैं। त्रिभुज की समरूपता पर आधारित जो व्यवहारिक क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम हल करेंगे। ए समरूपता कसौटी पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। एस समरूपता कसौटी पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे और फिर आपको अभ्यास कार्य और गृह कार्य मिलेगा, जिसके माध्यम से जो आज हमारी क्लास है उसमें जो हमने पढ़ा और समझा उसका हम स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे कि हमने क्या सीखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 8 मीटर है। तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, यहां पर 28 होगा। तो अब चलते हैं आगे। माना ए भी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और स्तंभ का भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक चीज हम जानते हैं, जैसे हम खड़े हैं और किसी भी समय जो हमारी छाया, यानी कि बच्चों परछाई, आप डरिएगा मत छाया से, छाया माने परछाई, इंग्लिश में इसे कहते हैं शेडो, तो वो जमीन पे आती है। तो जो चाहे वो मीनार हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई भवन हो, उसकी छाया किस पे जाएगी, जमीन पे जाएगी। तो ये जो ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, स्तंभ की भूमि पे छाया जो है वो क्या है, 4 मीटर है। अब माना ए से जाने वाली किरण क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है। अब एक चीज जो है वो आप यहां समझ लीजिए कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6 मीटर, और इसकी छाया जमीन पे कितनी जा रही है, 4 मीटर जा रही है। अब जब हम इसको और इस रेखा को मिलाएंगे तो सूर्य से कोई किरण जब यहां पर टकराएगी, यहां पर मान लीजिए ये ए बी सी है, जब सूर्य से जो कोई किरण टकराएगी तो वो टकरा के क्षैतिज तल से कोई कोण बनाएगी। उस कोण को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। और एक स्थिति के लिए ये कोण एक जैसा होगा, चाहे वो आप मीनार ले लें, चाहे भवन ले लें, चाहे स्तंभ ले लें, क्योंकि आप जानते हैं एक समय सूर्य द्वारा जो उन्नयन कोण बनता है वो एक जैसा होता है। तो हमने उस कोण को थीटा मान लिया। इसी प्रकार जो बीसी 4 मीटर जो है, पुनः हमने क्या मान लिया, पीएम एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और उसकी छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर। अब पी से जाने वाली किरण भी थीटा कोण बनाएगी, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि यह उन्नयन कोण होता है और एक स्थिति या एक समय के लिए सूर्य द्वारा बना हुआ उन्नयन कोण एक जैसा होता है। अधिक स्पष्ट रूप में अब आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है जिसके माध्यम से आप समझते हैं। सूर्य से जाने वाली ये किरण है, ये सूर्य से जाने वाली किरण है। सूर्य से जो भी किरण आती हैं वो एक समांतर रेखा के रूप में आती हैं। तो जब समांतर रेखा के रूप में आएंगी तो क्षैतिज से क्या बनाएंगी, बराबर कोण बनाएगी। और इसी कोण की हम बात कर रहे थे कि ये कोण क्या है, आपका
थीटा है। तो एक चीज तो आप समझ रहे हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं। एक चीज आप और समझ रहे हैं कि ये दोनों कोण क्या हैं, 90-90। और आपको याद आ रहा होगा जो मैंने कसौटियां बताई थी, कौन सी कसौटी थी, अगर पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। एग्जैक्ट आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी, ये एबीसी पहला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज हमने क्या ले लिया, पीएमएन। अब पीएम क्या है, एबी क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब क्या हो गया, यहां पर त्रिभुज आप देखिएगा, ए बी कोण सी बराबर कोण एन, दोनों थीटा है, हमने मान लिए हैं कि सूर्य का उन्नयन उस समय कितना है, थीटा है। और एबीसी कोण एबीसी कोण पीएमएन दोनों किसके बराबर हैं, 90 अंश के बराबर। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, इससे ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन सी कसौटी से सिद्ध हुआ, ए समरूपता कसौटी से। और बल्कि अगर आप कह दें ए समरूपता कसौटी तो भी सही है, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो अब देखिएगा त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया पीएमएन के, और समरूप का चिन्ह कौन सा होता था, ये। अच्छा, ए को और पी को हमने पहली सिचुएशन पे क्यों रखा है या पहली पोजीशन पे क्यों रखा है, क्योंकि कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज का जो एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों कोणों का योग 180 होता है, उससे कोण ए और पी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए और पी को एक पोजीशन पर रखा है। बी को और एम को हमने सेकंड पोजीशन पे क्यों रखा है, क्योंकि कोण बी और कोण एम दोनों 90 के बराबर हैं। और सी और एन को थर्ड पोजीशन पे क्यों रखा है, क्योंकि दोनों थीटा के बराबर हैं। अब क्या करना है आपको, अब भाई एक बात तो सिद्ध हो गई कि ये समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज का एक गुण होता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा होता है। तो देखिएगा, ए बी दो शुरू के शीर्ष हैं, उनसे भुजा हमने बना ली ए बी। यहां पर शुरू के दो शीर्ष क्या हैं, पीएम, उनसे भुजा बना ली पीएम। इसमें जो अनुपात होगा, बीसी यहां पर क्या है, लास्ट के दो शीर्ष, और एमएन यहां पर क्या है, लास्ट के दो शीर्ष। तो इनका अनुपात निकाला और ये बराबर आएगा, क्योंकि संगत भुजाएं ये हैं और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों, एक जैसा होता है। फिर आप क्या करिए, फिर आप मान लगाना चालू कर दीजिए। ए बी की जगह क्या लगाया आपने, मान 6, और बीसी की जगह आपने क्या मान लगाया, बीसी की जगह आपने लगाया 4, वो बीसी की जगह आपने मान कितना लगा दिया, 4। इसके बाद पीएम का मान आपने क्या लगाया, एच, और एनएम का मान 28। अब क्या करना है आपको, आपको यहां से एच किसके बराबर हो जाएगा, ये 28 उस साइड जाएगा, तो 6 इंटू 28, और इसके बाद किसका भाग लग जाएगा, 4 का भाग लग गया। तो यहां पर 4 सत्ते क्या हो जाएगा, 28, और 7 छिंग क्या हो जाएगा, 42। तो एच का मान कितना आ गया, 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 42 मीटर। तो ये जो आपका समरूपता वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे व्यवहारिक प्रश्न भी बहुत से हल हो जाते हैं, जिस प्रकार की हमने ये वाला प्रश्न हल किया। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि ए समरूपता कसौटी पर आधारित है। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं, स्थित हैं कि कोण P बराबर RTS। तो क्या दर्शाना है, RP क्यूब समरूप होगा RTS के। चलिए क्या दे रखा है आपको, कोण P बराबर RTS, कोण P बराबर कोण RTS, ये आपको दे रखा है। और क्या करना है आपको, आरपी क्यूब जो बड़ा त्रिभुज है वो किसके समरूप हो जाएगा, आरटीएस के। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है यहां पर। तो देखिए क्या दे रखा है आपको यहां पर। तो अब आपने क्या किया कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि ये कोण तो आपको दे रखा है, कोण P किसके बराबर दे रखा है, कोण RTS के बराबर, और ये तो दिया है। अच्छा एक मिनट, अगर आप इन दोनों त्रिभुजों पे गौर करें प्यारे बच्चों, तो ये कोण दोनों में कॉमन है। देखो SRT और PRQ ये दोनों में कॉमन है। तो यहां पर क्या हो गया, PR क्यूब किसके बराबर हो गया, SRT
SRT। इसका मतलब क्या हो गया कि जब दो कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुज के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, क्योंकि एक कोण तो कॉमन निकला, एक कोण समान दे रखा था, तो ये त्रिभुज हो गए समरूप। अब इन्हें किस ऐसे क्यों प्रदर्शित किया है, क्योंकि R तो कॉमन कोण है दोनों त्रिभुज में, तो उसको तो पहली पोजीशन में हमें लिखना ही लिखना है, तो लिख दिया हमने। अब P और T को क्यों इक्वल किया, देखिए P पे जो कोण है वही T पे कोण है, इसलिए P और T को सेकंड पोजीशन पर रख दिया। और इसके बाद तो दो ही, पहले त्रिभुज में जो ऊपर स्मॉलर ट्रायंगल है, छोटा त्रिभुज है, उसमें भी एक आपका वर्टेक्स बचा, और बड़ा ट्रायंगल में भी एक वर्टेक्स बचा, तो तीसरी पोजीशन पे हमें उसी को लिखना है, और लिख दिया, और यही हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको दो त्रिभुज समरूप करने हैं तो आप कोशिश किया करिए कि उसके दो कोण जो हैं वो एक जैसे हो जाएं। अगर उसके दो कोण एक जैसे हो जाएंगे तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी भुजा को आपने बढ़ा दिया कहां पर, ई तक बढ़ा दिया। एक बिंदु स्थित, एक बिंदु है ई, उस पे एक बिंदु है, ये रहा ई एक बिंदु। अब बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। जो बीई भुजा है वो सीडी को किस पे प्रतिच्छेदित कर रही है, एफ पे प्रतिच्छेदित कर रही है। तो आपको क्या दर्शाना है, ए बीई ये बड़ा वाला त्रिभुज, और सी एफ बी ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, ये आपको सिद्ध करना है। तो हमें ये जो कुछ दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दे रखा है, बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु है, एडी पर एक बिंदु ई स्थित है, और बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित करे, यानी जो दे रखा है वही तो हमारा दिया हुआ होता है, और उसको आप हूबहू लिख दिया करिए। अब हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज का एक विशेष गुण होता है कि अगर एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। मान लीजिए ये कोण एक है तो ये भी कोण क्या होगा, एक होगा, और ये भी सम्मुख कोण है, ये कोण दो होगा, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, दो होगा। तो एक तो समांतर चतुर्भुज का ये गुण है कि उसकी सम्मुख जो कोण होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अब देखिएगा यहां पर सम्मुख कोण कौन सा है, कोण ए, कोण सी, तो ये बराबर होगा। तो इसी को ही हमने कोण ए बराबर कोण सी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और याद रखिएगा बच्चों, ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के समान होते हैं। अब देखिएगा, अब हमने कौन से त्रिभुज में कंसीडर कर लिया, ए बीई और सी एफ बी में, जिनको कि हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो ई ए बी इक्वल्स टू बी सी एफ, ये समीकरण 1 से हो गया, ये हम सिद्धि कर चुके हैं, कोण ए बराबर सी। तो ई ए बी किसके बराबर हो गया, बी सी एफ, क्योंकि ये कोण और ये कोण तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं जो कि बराबर होते हैं। तो एक चीज तो आपने ये सिद्ध कर दी। इसके बाद ए बीई और बी एफ सी ये एकांतर कोण है, ए बीई ये वाला कोण, और कौन सा कोण, बी एफ सी ये वाला कोण, ये क्या है, एकांतर कोण। देखिएगा बच्चों, मैंने आपसे बताया था जब भी जेड बनता है, चाहे वो सीधा चाहे वो उल्टा, तो ये जो कोण होते हैं ये कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण। शर्त क्या है, ये दोनों भुजाएं समानांतर होनी चाहिए। तो ये तो कंफर्म है कि डीसी किसके समानांतर है, ए बी के। तो ये वाला कोण जो एफ पे कोण है और ये वाला कोण, ये आप देख रहे हैं एकांतर कोण है। अगर मैं बनाऊं इस फिगर को तो ये रहा एफ, ये रहा सी, ये रहा बी, और ये है ए। आप देख रहे हैं कि ये रिवर्स जेड है, जेड को हमने उल्टा कर दिया है, और ये जो कोण बनते हैं ये क्या होते हैं, एकांतर कोण। तो ये भी आपस में बराबर होंगे, ए बीई इक्वल्स टू बी एफ सी। और जब ऐसा हो गया कि दो कोण त्रिभुज के बराबर हो गए तो ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। तो ए बीई किसके समरूप हो गया, सी एफ बी के समरूप हो गया। तो याद रखा करिए कि आप जो दो त्रिभुज लें उसमें आप कोशिश करिए कि कौन से दो कोण बराबर हो जाए। अब या तो वो दे रखे हों
या वो एक जैसे कोण हो, या वो एकांतर कोण हो, शीर्षाभिमुख कोण हो, संगत कोण हो। तो इन कोणों के बारे में सोचा करिए, जिससे कि आपको दो त्रिभुज जो दे रखे हैं उसके दो कोण एक जैसे मिल जाएं। जब दो कोण एक जैसे मिल जाएंगे तो ए समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, जैसा कि इस प्रश्न में हमने किया। अब हम SAS और SSS समरूपता कसौटी पे जो आधारित प्रश्न है उनको हल करेंगे। तो त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC है, ये AB और जो BC हैं वो इसकी भुजाएं हैं, और ये माध्यिका AD है। प्यारे बच्चों, माध्यिका आप जानते हैं कि माध्यिका सम्मुख भुजाओं के दो इक्वल पार्ट कर देती है। माध्यिका वो रेखा होती है जो एक शीर्ष से जाती है और सामने वाली भुजाओं को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देती है। अन्य PQR की क्रमशः भुजा PQ, QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो क्या दे रखा है हमें, एक तो त्रिभुज ABC और PQR में AD और PM उसकी माध्यिकाएं हैं, और किन किन चीजों में समानुपात है, AB और PQ में, ये रहा, BC और QR में, ये रहा, और AD माध्यिका और PM माध्यिका ये समानुपाती है। ये सवाल में हमें दे रखा है। अब सिद्ध क्या करना है, ये जो त्रिभुज ABC है ये किसके समरूप होगा, त्रिभुज PQR के। ये हमें जो है सिद्ध करना है। तो एक मिनट, अब यहां से आपको क्या करना है, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AD अपॉन PM, ये तो दे रखा है समीकरण 1 से, तो इसी को आपने यहां से उठा लिया। अब चलते हैं आगे, क्या करना है। अब हमने क्या किया, जो पहले उठाया था, क्या उठाया था, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ जो दे रखा है हमें, बराबर BC अपॉन QR और बराबर AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। तो हमें क्या करना है अब यहां से, कि हमने क्या किया कि ये जो बीच वाला अनुपात है इसके अंश और हर में हमने 1/2 का गुणा कर लिया, ऊपर भी 1/2 का और नीचे भी 1/2 का गुणा कर लिया। और एक चीज याद रखिए कि जब हमने 1/2 का गुणा कर लिया तो BD क्या है, BD पूरी भुजा की आधी तो है, BC की क्या है, आधी है ना, क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग जो है वो आपके बराबर बराबर हैं। अगर ये x मान लो तो ये भी x है, तो पूरी भुजा है 2x, तो x उसकी क्या हो गई, आधी हो गई, तो BD क्या हो गई, BC/2 हो गई। और ऐसे ही आपकी जो है QR जो है वो किसके बराबर है, QR अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा, QM के बराबर, क्योंकि QM जो है वो QR की क्या होगी, ये भी तो बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि भाई PM भी तो माध्यिका है, और माध्यिका सामने वाली भुजाओं के कितने पार्ट करती है, दो बराबर पार्ट करती है बच्चों। तो QM बराबर MR होगा। तो इसको अगर Y मान लें और इसको Y मान लें तो ये जो है वो पूरे 2y का आधा है। तो इसका मतलब QM की वैल्यू क्या हो जाएगी, QR/2। वही हमने यहाँ पर कर दिया, 1/2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और फिर आप BC/2 की जगह क्या लगा सकते हैं, BD लगा दिया आपने, और QR/2 की जगह आप क्या लगा सकते हैं, QM, वो भी आपने लगा दिया। तो एक नई चीज क्या निकल के आई, AB अपॉन P3, AB अपॉन P3, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, ये निकल के आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि अब इसी संबंध को आगे लेके चलें। अब हम उस पे आते हैं जो हमें सिद्ध करना है। तो हमने ADB में ले लिया और PMQ में ले लिया, ADB और PMQ में ले लिया, ठीक है। तो ADB और PMQ जो है ये दोनों त्रिभुज क्यों हो गए समरूप, क्योंकि देखिएगा एक मिनट, AB अपॉन P3, AB का PQ के साथ अनुपात, BD का QM के साथ अनुपात, BD का QM के साथ अनुपात, और AD का जो है PM के साथ अनुपात। यानी अगर आप इस त्रिभुज को देखें और इस त्रिभुज को देखें तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमने क्या कर दिया, एक जैसा सिद्ध कर दिया। एक जैसा सिद्ध कर दिया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। त्रिभुज ADB और त्रिभुज PMQ दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। और किससे हो गए, SSS समरूपता कसौटी से, क्योंकि भुजा भुजाओं का अनुपात क्या आया है, एक जैसा आया है। अब आगे जब हमने ये जो है, मान लीजिए इसको हम समीकरण जो है 2 कह देते हैं, तो यहां से हमने क्या किया, AB अपॉन PQ,
इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यूब बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यूब ए बी अपॉन पी क्यूब इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो हमें दे ही रखा था कि ए बी अपॉन पी क्यूब किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के। ए बी अपॉन पी क्यूब बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर ये तो दे रखा था। और ये कोण क्यों बराबर हो गया, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो कोण ए किसके बराबर आ गया, कोण पी के, कोण डी किसके बराबर आ गया, कोण एम के, और कोण बी किसके बराबर आ गया, कोण क्यूब के। क्योंकि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो b बराबर क्या आ गया, q आ गया। और b बराबर q आ गया तो कोण कोण बराबर हो गए ये दोनों। और इस कोण को कौन सी भुजा बना रही है, एक तो बना रही है ये वाली भुजा और एक बना रही है ये वाली भुजा। और इस कोण को कौन सी भुजा बना रही है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो इसका मतलब भुजा भुजा जो इस कोण को बनाने वाली इस त्रिभुज की भुजाएं हैं और इस त्रिभुज की भुजाएं वो समानुपाती हो गई और ये कोण भी बराबर हो गया। इसका मतलब आपको ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और ऐसा ही तो बच्चों हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने कर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या कहता है, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजाओं के दो टुकड़े करती है। ये सामने वाली भुजाओं के दो टुकड़े कर रही है, ठीक है। और जबकि एबीसी और पीक्यूआर समरूप हैं, ये आपको पहले से सवाल में दे रखा है। और दे रखा है तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण क्यूब के। और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या करना है देखिएगा, त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर भुजा बीसी और क्यूआर पर क्रमशः बिंदु डी और एम इस प्रकार हैं कि एडी तथा पीएम माध्यिकाएं हैं। माध्यिका क्या करती हैं, सामने वाली भुजाओं के दो बराबर बराबर टुकड़े कर देती हैं। तो क्योंकि हमें त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं। और समरूपता के दो पैमाने, एक तो संगत कोण बराबर होते हैं, ऊपर लिखा मैंने, एक संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा होता है। तो जो संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली, इसका अनुपात देखिए ए बी अपॉन पी क्यूब। ये वाली और ये वाली, इसका अनुपात देखिए ए सी अपॉन पी आर। और इसका अनुपात देखिए, इसका और इसका अनुपात देखिए, ये क्या आ गया, बी सी अपॉन पी आर। ये सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये कहां से निकाला, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी और पी क्यूब का जो अनुपात होगा वो ए डी और पी एम के अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बी डी और डी सी बराबर हैं, ये बी डी और डी सी बराबर है, मान लीजिए ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो बी डी और डी सी पूरी भुजा बी सी के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि पूरी भुजा किसके बराबर है, पूरी भुजा है 2x के बराबर। ऐसे ही इसको अगर हमने y मान लिया और इसको y मान लिया तो पूरी भुजा कितनी हो गई आपकी, 2y हो गई, ठीक है। तो BD क्या हो गया, BD हो गया पूरी BC का आधा और DC भी क्या हो गया, पूरी भुजा BC का आधा। ऐसे ही QM क्या हो गया, पूरी भुजा 2y का आधा और MR क्या हो गया, पूरी भुजा का आधा। क्योंकि D किसका मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु, और M किसका मध्य बिंदु है, QR का मध्य बिंदु है। तो यहां से जब ऐसा हो गया तो फिर अब क्या करना है, समीकरण 1 में हमने क्या देखा था, AB अपॉन पी क्यूब, AB अपॉन पी क्यूब, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर था, और BC अपॉन QR, BC अपॉन QR के बराबर था। अब आप क्या करेंगे, BC की जगह क्या लगा सकते हैं, BC की जगह हम लगा सकते हैं 2BD। यहां से देखिएगा ये संबंध है, तो BD बराबर कितना है, BD बराबर है हाफ BC। तो BC का मान कितना आ गया, BC का मान आ गया 2BD। तो BC की जगह आपने क्या लगा दिया, 2BD। और ऐसे ही QR का मान यहां से क्या आएगा, अगर इस संबंध को देखें तो QM बराबर 1/2 QR। तो QR का मान कितना हो गया, QR का मान हो गया 2QM। तो QR की जगह आप क्या लगा देंगे, 2QM लगा देंगे। तो
2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो उत्तर क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यूब किसके बराबर आ गया, बी डी अपॉन क्यू एम के बराबर। तो यहां तक तो आपकी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अब हमने कर ही दिया कि ए बी अपॉन पी क्यूब इसका और इसका अनुपात, और बी डी अपॉन क्यू एम इसका और इसका, यानी इतनी भुजा का और इतनी भुजा का, ये अनुपात एक जैसा आ गया। और एक चीज आप गौर कर रहे हैं कि कोण B बराबर कोण Q है, क्योंकि ये संगत कोण है, ये आपस में बराबर हैं। तो देखिएगा ये कोण बराबर हो गए। कौन कौन से त्रिभुज की बात करें, अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABD, और हम बात करें त्रिभुज PQM, इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो ये कोण बराबर हो गए दोनों। और इन कोण को बनाने वाली भुजा कौन सी है, ए बी और बी डी, और यहाँ पर क्या है, पी क्यू और क्यू एम, और उसका अनुपात भी एक जैसा आ गया। और जब अनुपात एक जैसा आ गया तो फिर दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये ए बी डी किसके समरूप हो गया, पी क्यू एम के, और समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। अब संगत भुजा क्या हो गई भाई, शुरू के दो वर्टेक्स ले लिया ए बी, यहां पर शुरू के दो वर्टेक्स क्या आ गए, पी क्यूब, यहां पर लास्ट के दो वर्टेक्स क्या आ गए, बी डी, और यहां पर लास्ट के दो वर्टेक्स क्या आ गए, क्यू एम। तो बी डी अपॉन क्यू एम, और एक और क्या आ गया, ए डी अपॉन पी एम। तो हमें सवाल में क्या जो है सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था ए बी अपॉन पी क्यूब बराबर ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी क्यूब बराबर ए डी अपॉन पी एम। ये सिद्ध हो गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने आसानी से सिद्ध कर लिया। तो आप जो है वो समरूपता के लिए जो 3 कसौटियां हैं उन पर आप पूरी तरह से फोकस करा करिए कि यहाँ पर ए कसौटी से काम बनने वाला है, या ए कसौटी से काम बनने वाला है, या एस कसौटी से काम बनने वाला है, या एस कसौटी से काम बनने वाला है, और उससे अपने त्रिभुज को समरूप कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि आज जो मैंने आपको प्रश्न कराए आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। पहले तो प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को आप खुद हल करिएगा, और उसके बाद जो है वो फिर आप ये जो मैंने अभ्यास प्रश्न आपको दिए हैं इनको हल करिएगा, जिससे आप परफेक्ट हो जाएंगे इन कसौटियों से रिलेटेड जो सवाल हैं उन्हें हल करने में, और ये बोर्ड में बहुत चांस होते हैं इन प्रश्नों के आने के। तो बच्चों ये गृह कार्य है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए। और आज जो हमें कक्षा में जितना जो टॉपिक्स क्लियर करने थे, जितने प्रश्न हल करने थे वो हमने कर लिए, क्योंकि इन कसौटियों को प्रश्नों के माध्यम से ही आप परफेक्ट बन सकते थे, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल कराए। अब आप जो है वो एनसीईआरटी की प्रश्नावली 6.3 के जो बचे हुए सवाल हैं 7 से 16 तक उन्हें हल करिएगा, बाकी ये प्रश्न हल करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।